स्टील लिमिट स्टेट का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ जनरल डिज़ाइन रिक्वायरमेंट, इसको मैंने बहुत ईजिली एक्सप्लेन किया है। अगर किसी को स्टील लिमिट स्टेट बिल्कुल भी नहीं पता है सो इस वीडियो से वो पूरा द पॉइंट मैं कवर करूँगी। सो इस वीडियो में हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली, वाइल डिज़ाइनिंग स्टील स्ट्रक्चर, जब भी हम स्टील स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं बहुत सारे फैक्टर्स हमको कंसिडर करना रहता है। क्यों? ताकि स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ आ पाए, स्टेबिलिटी आ पाए और सर्विसिबिलिटी रहे। मीन्स जो डिफ्लेक्शन है वो परमिसेबल लिमिट्स में रहे। नाउ हम लोग जब डिज़ाइन करते हैं स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट है वर्किंग स्ट्रेस मेथड और सेकेंड होता है लिमिट स्टेट मेथड। ये दोनों स्ट्रक्चरल डिज़ाइन मेथड्स हैं। फर्स्टली, वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड में डिफरेंस क्या होता है? फर्स्ट, वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है वो एक इलास्टिक डिज़ाइन मेथड है और लिमिट स्टेट मेथड जो है वो एक प्लास्टिक डिज़ाइन मेथड है। नाउ इसमें हम क्या करते हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में स्ट्रेस स्ट्रेन को लीनियर एज्यूम करते हैं और लिमिट स्टेट में हम इसको नॉन लीनियर कर्व एज्यूम करते हैं। नाउ वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम जो सेफ्टी फैक्टर्स लेते हैं वो डायरेक्टली लेते हैं और लिमिट स्टेट मेथड में हम जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं वो पार्शियल लेते हैं, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स लेते हैं। नाउ जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है इसमें जो सेक्शन ऑब्टेन्ड होता है वो थोड़ा सा थिकर साइड में होता है, मींस मोटा होता है, सो ये लेस इकोनॉमिकल होता है। नाउ लिमिट स्टेट मेथड जो होता है वो एक इकोनॉमिकल सेक्शन है क्योंकि इसमें जो सेक्शन ऑब्टेन होता है वो थिनर होता है और स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। नाउ अकॉर्डिंग टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो सेफ्टी फैक्टर होता है कंक्रीट के लिए वो 3 होता है और स्टील के लिए 1.8 होता है। नाउ लिमिट स्टेट मेथड में जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कंक्रीट के लिए रहता है वो 1.5 होता है और स्टील के लिए 1.15 होता है। कंक्रीट के लिए ज़्यादा और स्टील के लिए कम क्यों होता है? क्योंकि कंक्रीट की वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। सो इसमें जो हम लोग को सेफ्टी फैक्टर लेना पड़ता है वो हायर साइड में लेना पड़ता है और जो स्टील होता है, स्टील की क्या होता है, वेरिएबिलिटी कम होती है। सो इसीलिए इसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम रहती है 1.15। नाउ फर्स्टली स्टील होता क्या है? सो स्टील जो होता है वो एलॉय होता है आयरन का और कोई अदर मेटल का, राइट? स्टील इज एन एलॉय आयरन का प्लस एनी अदर एलिमेंट। नाउ अगर हम जब क्रोमियम यूज़ करते हैं आयरन के साथ 10% अप्रॉक्सीमेटली वो होता है स्टेनलेस स्टील। और अगर आयरन के साथ जब हम कार्बन यूज़ करते हैं सो जो हमारे पास ऑब्टेन होता है स्ट्रक्चरल स्टील जब हम कार्बन यूज़ करते हैं। नाउ इसमें जो कार्बन का परसेंटेज है वो वेरी करता है 0.15 टू 2.15%। नाउ स्ट्रक्चरल स्टील जो होता है ये भी 2 क्लास में क्लासिफाइड है अकॉर्डिंग टू द कार्बन कंटेंट। फर्स्ट होता है पिग आयरन। इसमें क्या होता है, जो कार्बन का परसेंटेज है वो 3 to 6% होता है और सेकेंड है हमारे पास जब कार्बन का परसेंटेज 0.15 टू 2.15 के रेंज में होता है। सो हमारे पास जो स्टील ऑब्टेन होती है वो 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है रॉट आयरन, सेकेंड है माइल्ड स्टील और थर्ड है कास्ट आयरन। इसमें जो रॉट आयरन होता है इसमें कार्बन का परसेंटेज कम होता है 0.15 से। माइल्ड स्टील में जो कार्बन होता है वो 0.15 टू 2.15 होता है और कास्ट आयरन में जो कार्बन का परसेंटेज है वो 2% से ज़्यादा होता है। नाउ कार्बन का प्रेजेंस से स्टील में क्या होता है, अगर हम कार्बन का इंक्रीज करते हैं स्टील में सो उससे क्या होता है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, स्ट्रेंथ जो होती है स्टील की वो बढ़ जाती है, ब्रिटलनेस भी बढ़ जाती है। नाउ ब्रिटलनेस एंड डक्टिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, सो डक्टिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नाउ अगर ब्रिटलनेस बढ़ रही है, ब्रिटलनेस और हार्डनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, सो अगर ब्रिटलनेस बढ़ेगी तो हार्डनेस भी बढ़ जाएगी। नाउ जो माइल्ड स्टील होता है वो 2 तरीके से ऑब्टेन्ड होता है। फर्स्ट है ऑर्डिनरी माइल्ड स्टील और सेकेंड है रोल्ड माइल्ड स्टील। नाउ जो रोल्ड माइल्ड स्टील होती है वो 2 तरीके से ऑब्टेन्ड होती है। फर्स्ट होती है हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील और सेकेंड होती है कोल्ड माइल्ड स्टील। नाउ जो हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील होती है ये किस तरीके से ऑब्टेन्ड होती है, जब हम माइल्ड स्टील को गर्म करते हैं सो जो उसका कूलिंग होता है वो अगर ग्रेजुअली होता है मीन्स आराम से होता है सो हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील होती है।
और अगर माइल्ड स्टील जो हम ऑब्टेन करते हैं उसको हम फास्टली कूल करते हैं, सो वो होती है कोल्ड रोल्ड माइल्ड स्टील। नाउ इसमें कूलिंग के वजह से इसमें क्या होता है, ब्रिटलनेस बढ़ जाती है कोल्ड रोल्ड माइल्ड स्टील में। सो क्या होता है, इसको हम यूज़ नहीं करते। सो बेसिकली जो ज़्यादातर यूज़ होती है वो होती है हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील, जो कि यूज़ होती है वायर्स में, बार्स बनाने के लिए। नाउ स्टील के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं कि हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। स्टील का जो स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो होता है वो ज़्यादा होता है और वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो कम होता है। स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो होता है। नाउ सो इस वजह से हम स्टील को ज़्यादा यूज़ करते हैं। नाउ इसकी जो स्पीड ऑफ इरेक्शन होता है फास्टर होता है, मीन्स इसको हम जल्दी से बना सकते हैं स्टील के स्ट्रक्चर्स को। और स्टील की जो स्क्रैप वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। नाउ डिसएडवांटेजेस क्या है, स्टील जो है वो एक हाईली सेंसिटिव होता है कोरोशन से, मीन्स इसमें कोरोशन जल्दी लग सकता है। और स्टील में बकल हो सकता है अगर हम उसको लोड करेंगे उसकी एक्सपेक्टेड लोड से ज़्यादा। और स्टील स्ट्रक्चर में हमको क्या होता है, स्किल्ड सुपरविजन चाहिए रहता है स्टील स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। नाउ जो स्ट्रक्चर स्टील शेप्स होते हैं वो बहुत सारे सेक्शन के होते हैं, जैसे कि आई सेक्शन, एंगल सेक्शन, टी सेक्शन, बॉक्स सेक्शन। नाउ हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कोड्स हैं। ये कोड आपको पता होना चाहिए ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। जैसे कि जो IS 456-2000 है वो RCC के लिए यूज़ होता है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के लिए। IS 800-2007 स्टील के लिए यूज़ होता है। IS 1343 प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए यूज़ होता है। IS 10262 डिज़ाइन मिक्स के लिए यूज़ होता है। IS 383 फाइन और कोर्स एग्रीगेट के लिए यूज़ होता है। और IS 875 डिज़ाइन लोड फॉर बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ होता है। ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि कौन सा IS कोड किस लिए यूज़ होता है। नाउ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक, स्टील की डेंसिटी किसके इक्वल होती है। स्टील की जो डेंसिटी होती है वो होती है 7850 kg पर मीटर क्यूब, स्टील की डेंसिटी। और एल्यूमिनियम की जो डेंसिटी है ये भी कई बार पूछ लेता है, ये इसकी 1/3 होती है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2700 kg पर मीटर क्यूब। नाउ जो माइल्ड स्टील है उसका जो पॉइजन रेशियो होता है वो दो तरीके से क्लासीफाई है। अगर इलास्टिक रेंज है सो ये होता है 0.33, और अगर प्लास्टिक रेंज है सो इसकी वैल्यू होती है 0.5। अगर गिवन नहीं है सो आप डायरेक्ट 0.33 यूज़ कर सकते हैं। नाउ जब हम माइल्ड स्टील को टेस्ट करते हैं UTM में, मीन्स यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में, उसकी प्रॉपर्टी को फाइंड करने के लिए, हमारे पास एक ग्राफ ऑब्टेन्ड होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। इसमें आपको पता होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक प्रोपोर्शनल लिमिट होती है। उसके बाद जैसे जैसे स्ट्रेस इंक्रीज होते जाता है यहाँ पे एक यील्ड पॉइंट आता है। फिर उसके बाद हम स्ट्रेस को और इंक्रीज करते जाएंगे, एक यहाँ पे पॉइंट आता है जहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है, ये होता है रप्चर स्ट्रेंथ। नाउ इसमें आपको पता होना चाहिए कौन सा पॉइंट क्या सिग्निफाई करता है, ये भी क्वेश्चंस में कई बार पूछा जाता है। जो यहाँ पे 4th पॉइंट है ये प्रोपोर्शनल लिमिट है। नाउ ये जो 3rd पॉइंट है ये यील्ड पॉइंट होता है। नाउ ये जो पॉइंट होता है मीन्स 2nd पॉइंट, ये होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ। और ये होता है मीन्स जो लास्ट पॉइंट होता है ये रप्चर स्ट्रेंथ होता है। नाउ क्लॉज 3.8 जो है वो देता है मैक्सिमम इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। पहला, अगर मेंबर कंप्रेसिव लोड कैरी करेगा ड्यू टू विंड और सिस्मिक फोर्सेस ओनली, उसका जो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो है वो 180 होता है। सेकेंड, फॉर मेंबर्स कैरिंग टेंशन, अगर मेंबर में टेंशन एक्ट कर रहा है बट इन विच द रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस ऑकर ड्यू टू विंड और सिस्मिक फोर्सेस, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 250। नाउ अगर कंप्रेशन मेंबर्स हैं कैरी करेंगे डेड एंड सुपर इम्पोज लोड, इसमें जो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो है वो 350 होनी चाहिए। ये डायरेक्ट पूछा जाता है, इसको आपको डायरेक्ट याद करना है। नाउ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं इसमें फर्स्ट चैप्टर में, दैट इज जनरल डिजाइन रिक्वायरमेंट के, वो हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इन अ सिचुएशन वेयर टॉर्शन इज डोमिनेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिजायरेबल सेक्शन? A एंगल सेक्शन, B चैनल सेक्शन, C आई सेक्शन, D बॉक्स टाइप सेक्शन। इस तरीके से होता है बॉक्स टाइप सेक्शन। जब भी टॉर्शन ज़्यादा होता है तो हम बॉक्स सेक्शन को यूज़ करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील स्ट्रक्चर्स आर आइडली सुटेबल फॉर इम्पैक्ट लोड बिकॉज दे हैव हाई A टफनेस वैल्यू, B इलास्टिक मॉड्यूलस, C डिज़ाइन स्ट्रेस, D प्लास्टिक मॉड्यूलस। इसका करेक्ट आंसर है टफनेस वैल्यू। स्टील स्ट्रक्चर को हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी टफनेस वैल्यू ज़्यादा होती है। अगर टफनेस ज़्यादा है वो जो इम्पैक्ट लोड
कैपेसिटी जो होगी वो भी बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ द टफनेस वैल्यू। जो टफनेस है वो इंडिकेटर है इम्पैक्ट लोड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परमिसिबल स्ट्रेस इन एक्सियल टेंशन in steel member on the net effective area of the section shall not exceed Fy is the yield stress। सो यहाँ पे अगर एक्सियल का केस है, टेंशन में भी कंप्रेशन में भी, सो जो परमिसिबल स्ट्रेस होता है वो होता है 0.6 ऑफ Fy। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे अगर बेंडिंग पूछता है सो क्या हो जाएगा 0.66 ऑफ Fy। Next question, factor of safety adopted by IS 800 1984 while arriving at the permissible stress in axial compression is A 2, B 1, C 1.67, D 1.5। Now यहाँ पे पूछा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक्सियल टेंशन में क्या होगी। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है, यील्ड स्ट्रेस बाय परमिसिबल स्ट्रेस। सो नाउ यहाँ पे हमको पूछा किसके लिए है, इन एक्सियल कंप्रेशन में। सो मान लेते हैं यील्ड स्ट्रेस Fy है, एक्सियल कंप्रेशन में परमिसिबल स्ट्रेस मैंने अभी बताया 0.6 ऑफ Fy होता है। सो 1/1.6 दिस विल कम आउट टू बी 1.67। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक्सियल कंप्रेशन के केस में क्या होती है 1.67। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी बेंडिंग के केस में पूछेगा सो वो किसके इक्वल हो जाएगी, Fy बाय 0.66 ऑफ Fy। नेक्स्ट चैप्टर के वीडियोस स्टील स्ट्रक्चर के मैं अब जल्दी अपलोड करूंगी। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।